हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मेजरमेंट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन अर्थात शारीरिक चुनौतीपूर्ण स्त्रियों हेतु उपाय। शारीरिक चुनौती तथा किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार स्त्रियों की स्थिति में उन्नयन करने, समान धारा में लाने, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी, रुचियों के भरपूर उपयोग हेतु सभ्य समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के कार्य में सशक्त भूमिका के निर्वहन के लिए कई प्रकार के उपाय विभिन्न कालों में किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिए विभिन्न कालों में क्या क्या उपाय किए गए हैं तथा स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में वर्णित स्वतंत्रता, न्याय और समता की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में इनकी चतुर्दिक उन्नति के लिए किए गए उपाय इन बिंदुओं के अंतर्गत द्रष्टव्य हैं। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 ब्रिटिश काल और नंबर 4 स्वतंत्र भारत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राचीन काल अर्थात इस काल में वैदिक, बौद्ध और जैन शिक्षाएं आती हैं। इस काल में शिक्षा का महत्व था और शिक्षा को जीवन की कुशलता, व्यावहारिक ज्ञान तथा चारित्रिक आदि विकासों के साथ समृद्ध करके देखा जाता था। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा हे समझा जाता था। उनको प्रातःकाल देख लेना, शुभ कार्यों में उनकी उपस्थिति प्रशंसनीय नहीं समझी जाती थी। बौद्ध काल में संघों में शारीरिक रूप से चुनौती की शिकार चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनका प्रवेश निषिद्ध था। जैन शिक्षाओं में ऐसी कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शारीरिक चुनौती के शिकार स्त्रियों को अपमानजनक शब्दों और सामाजिक उपेक्षा का पात्र बनना पड़ता है। फिर भी उन राजमहलों में कुछ कार्यों में संलग्न किया जाता था। नंबर 2 मध्यकाल में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों और व्यक्तियों के प्रति वही चिरपरिचित दृष्टिकोण था। इनकी शिक्षा व्यक्तिगत प्रयासों पर ही निर्भर थी, परंतु ये राजमहलों में बेगमों के कार्यों और आमोद प्रमोद के कार्यों में स्थान अवश्य प्राप्त कर लेती थीं। नंबर 3 ब्रिटिश काल। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों और स्त्रियों के प्रति दया और उपेक्षा का मिश्रित भाव समाज में प्राचीन काल से ही रहा है, परंतु इनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था का प्रबंध करने की दृष्टि से ब्रिटिश काल महत्वपूर्ण रहा है। शारीरिक रूप से चुनौती की शिकार स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और विभिन्न प्रकार के शिक्षा में नवाचारों से आवागमन से भारत में इनकी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम विचार सार्जेंट योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सार्जेंट योजना 1944 में आई और ये 40 वर्षों की विस्तृत योजना थी। इस योजना में शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि के बच्चों की शिक्षा के 2 उद्देश्य निश्चित किए गए थे। प्रथम तो उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना और द्वितीय उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न
करना। इस विषय में 2 सुझाव इस प्रकार के दिए गए हैं कि यह एक गूंगे, बहरे और अंधे बच्चों हेतु अलग अलग विद्यालय खोले जाएं। दूसरा यह कि विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएं। इस समय कुल मिलाकर गूंगे, बहरे बच्चों के लिए 23 और अंधे बच्चों के लिए 28 और मंदबुद्धि बालकों हेतु 2 विद्यालय स्थापित किए गए हैं। नंबर 4, स्वतंत्र भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। विकलांगों की देखभाल का कार्य स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया और उनकी शिक्षा का भार शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया। भारत में अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रचलन सन 1948 में शुरू किया गया। इससे पूर्व अंधों की शिक्षा कुछ हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण तक ही सीमित थी। सबसे पहले देहरादून में अंधों के लिए एक विद्यालय खोला गया। विकास योजनाओं के अंतर्गत इसे केंद्रीय विद्यालय का रूप प्रदान किया गया। इस विद्यालय में एक मुद्रण प्रेस की स्थापना की गई। अंधों के लिए केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। नेत्रहीनों के लिए समुचित साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की गई। कालांतर में दिल्ली स्थित लेडी नोएस विद्यालय का विकास किया गया, जिसमें बहरे तथा गूंगों की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार द्वारा 1952 में विकलांग बच्चों की शैक्षिक और व्यावसायिक समस्या का समाधान करने हेतु भारतीय बालक कल्याण बोर्ड, इंडियन चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1953 में समाज कल्याण बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। अब एक तरफ सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं प्रारंभ की, दूसरी तरफ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। देश में विकलांग बच्चों हेतु अलग से विद्यालयों की स्थापना की गई। 1959 में देहरादून के विद्यालय के साथ एक आदर्श विद्यालय को समृद्ध किया गया। आजकल देहरादून विद्यालय के साथ नेत्रहीन स्त्री शिक्षा विभाग और संबंधित कार्य कर रहा है। 1955 में देहरादून के ब्रेल प्रेस का विकास किया गया। इस प्रेस में अब तक 273 नवीन प्रकाशन किए गए और 83 प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण किया गया। कोठारी आयोग 1964-66 ने शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में शारीरिक दृष्टि से विकलांग तथा मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। इनके सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषणा की गई कि शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि बालकों के लिए लगभग 60 नए विद्यालय खोले गए। 1975 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम प्रारंभ की गई। 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया तथा केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं के सहायतार्थ 3 योजनाओं का निर्माण किया। प्रथम शारीरिक पुनर्वास हेतु सहायक उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता। द्वितीय विकलांगता की रोकथाम एवं विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु अनुदान। और तीसरा था कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना। उन्नीस 1982-83 में समाज कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत शिक्षा योजना को शिक्षा विभाग के लिए स्थानांतरण कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने इस योजना के अंतर्गत मामूली विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की व्यवस्था की।
निर्धन विकलांगों को कृत्रिम अंग क्रय करने हेतु सहायता देना शुरू किया और छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की गई। इससे मामूली रूप से शारीरिक चुनौतीपूर्ण स्त्रियों की समस्या काफ़ी हल हुई। 1984 में समाज कल्याण विभाग ने निम्न 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थापित किए: राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान कलकत्ता और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। चारों संस्थान विकलांगों की दृष्टि से विकलांगों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण के लिए रोजगारों की व्यवस्था करते हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण ग्रस्तों की शिक्षा एवं रोजगार के लिए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु शोध कार्य करते हैं। प्रकाशन का कार्य भी इन संस्थानों के द्वारा संपन्न किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्तों की शिक्षा योजना पर बल दिया गया और इसकी संशोधित कार्य योजना POP में घोषणा पत्र इस प्रकार से किया गया है। विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा मानसिक शिक्षा व्यवस्था के लिए राजनीतिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। विकलांग तथा मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मामूली विकलांगता युक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने तथा अंधे, गूंगे, बहरे और मंदबुद्धि इत्यादि शारीरिक चुनौती से ग्रस्त बच्चों के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।